नमस्कार। आज गुरुवार हमारा मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे आज 6 मार्च है और इंटरनेशनल वीमेंस डे की ये पूर्व संध्या है और ऐसे ही विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं। वो हमारा विषय आज काफ़ी डेलिकेट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हमारी जो समाज व्यवस्था है उसमें 200 साल पहले हमारे देश में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रेनेसा हुआ उसमें ये स्ट्रगल थी कि महिलाओं को मनुष्य में गिनना, और मनुष्य में गिनने की शुरुआत अभी भी काफ़ी हमारी पैट्रियार्कल वैल्यू सिस्टम जो है उसमें उनका सबऑर्डिनेट रोल ही ज़्यादा माना जाता है। वो एक इंडिपेंडेंट मेन रोल में तो अभी तक हमने स्वीकार नहीं किया है। निर्भया का जब हुआ इंसिडेंट दिल्ली में, जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ था। पूरे दुनिया से 90,000 से ज़्यादा लोगों ने सजेशंस भेजे थे और वो सजेशंस के कारण और लोगों ने जो मूवमेंट किया महिलाओं के सोशल स्टेटस को लेके, उसके कारण देश का क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट बदला गया। और जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन में ये बात आई थी और जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये बात पे जोर किया था कि महिलाओं को हम रिसीवर ही सोचते हैं, वो भी एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के रोल में हो सकते हैं। वो बात अभी तक हम स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इतना महिलाओं पे अत्याचार भी है और ये अत्याचार को नॉर्मल कैजुअल गिनना वो भी हमारे एक सोशल वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन गई है। तो उसके बीच उन्होंने मैरिटल रेप को क्राइम गिनना चाहिए, उनका रिकमेंडेशन में था। पर सेंट्रल गवर्नमेंट वो समय की जो थी उन्होंने तो टोटलिटी में रिकमेंडेशंस को लिया ही नहीं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस को दफना दिए और कुछ सिलेक्टिव रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। वो भी पॉलिटिकल विल का अभाव होने से वो भी फुल फ्लेजेड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आज मैरिटल रेप की जो बात है उसके बारे में हमारे स्पीकर बात करेंगे। ऐसे तो हमारे देश में महिलाओं के लिए राइट टू चॉइस जो मैरिज में होना चाहिए वो भी पर हमने स्वीकार नहीं किया है। गुजरात से लेके पूरे देश में क्या चर्चा हो रही है कि ये जो रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं ना, लव मैरिज की जो मतलब उसकी दूसरा नाम रजिस्टर्ड मैरिज है खास करके गुजरात में, उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महिला रिप्रेजेंटेटिव बड़े बड़े सम्मेलन करके बताते हैं कि ये कानून में बदलाव आना चाहिए और पेरेंट्स का उसमें अप्रूवल होना चाहिए। तो भाई रजिस्टर्ड मैरिज करना और पेरेंट्स का अप्रूवल लेना है, ये कौन से कानून में देश के बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुख्त वय के लड़के लड़की है वो अपना मैरिज अपनी चॉइस से कर सकते हैं, वो अधिकार हमने दे दिया है, वो फंडामेंटल राइट है। और उसके खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं और वो सम्मेलन का जो नारा होता है उसको हमारे राज्य में तो चीफ मिनिस्टर ने एंडोर्स भी किया। ये क्या बात है मतलब? तो अभी अगर ऐसी स्थिति में ये सब्जेक्ट को डिस्कस करना एक इतना मुश्किल भी है और फिर भी वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में भी ये विषय के लेके हियरिंग चल रहा है और गवर्नमेंट का ओपिनियन मांगा है कोर्ट ने कि गवर्नमेंट की क्या राय है। हमें नहीं पता है कि गवर्नमेंट की क्या राय होगी, या गवर्नमेंट कोई कन्वीनियंट राय देना चाहेंगे कि कोई प्रोग्रेसिव राय देंगे, हमें नहीं पता है। पर हमारे देश की जो सोशल कंडीशन है उसमें महिलाओं को मनुष्य गिनने का अभी अभी शायद शुरुआत हुई है। 8 मार्च को तो मनाते हैं, पर कौन ज़्यादा मनाता है? पॉर्न स्क्रीम वाले ज़्यादा मनाते हैं वो तो 8 मार्च का जो स्ट्रगल था महिलाओं का, उसका हिस्ट्री भी आज किसी को नहीं पता है। वो तो समझ ही नहीं पाते लोग कि 8 मार्च का लड़ाई महिलाओं ने लड़ी थी और अमेरिका जैसे स्वर्ग जिसको आज बोलते हैं वो देश से लड़ाई हुई थी और वो वर्किंग वीमेन ने लड़ाई लड़ी थी और वर्किंग वीमेन ने अपने राइट्स के लिए बात की थी। और आज इतनी सारी संख्या में वर्किंग वीमेन होने के बावजूद भी इंटरनेशनल वीमेंस डे का हिस्ट्री किसी को पता नहीं है। वहाँ तक कि हमारे यूनाइटेड नेशंस ने वो 75 में उसको रिकग्नाइज़ किया। 1975 में कहाँ लड़ाई लड़ी गई थी? 1909 में, फिर वो 10 में उसका एक्सेप्टेंस हुआ। क्लेरा जेटकिन ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट में उसका स्वीकार किया
और 1911 से उसका ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। 100 साल आज तो हो गए हैं, पर यूनाइटेड नेशंस ने भी 75 में उसको रिकग्नाइज़ किया। उससे पहले कोई देश में सोशलिस्ट कंट्रीज़ को बात करते हुए कोई देश मनाते भी नहीं थे। काफ़ी लोगों को उसका हिस्ट्री नहीं पता है और बातें करते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब भी किसी को बात करेंगे हमारे देश में तो ऐसा है, हाँ भाई है, फिर इतने डोमेस्टिक वायलेंस के केस क्यों है, इतने रेप केसेस क्यों है, इतना महिलाओं के साथ जास्ती क्यों है, इतनी ज्यादती क्यों हो रही है, क्यों महिलाओं को मनुष्य फिर आप नहीं गिनते हैं। पूजा करने के बजाय अभी अच्छा एक जज साहब ने कल ही बताया है कि पूजा की ज़रूरत नहीं है, उनका मनुष्य होने का वो जो राइट है उसका रिकग्निशन की ज़रूरत है। और यही बात है आज भी, आज विषय है उसमें भी ये बात है कि महिला अगर मनुष्य है तो उसका यस नो लाइकिंग डिसलाइकिंग उसको रिकग्नाइज करना वो एक प्राइमरी उसका फंडामेंटल राइट है। उसके लिए हम लोग सब उसमें विश्वास करते हैं। तो 8 मार्च को पूर्व संध्या में ये विषय का डिस्कशन उसका रहेगा महत्व। मासूम भाई जो स्पीकर है आप सब जानते हैं उनको, वो लॉ के स्टूडेंट है, GNLU के स्टूडेंट है और पहले भी हमसे बात कर चुके हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मासूम सन्याल को ये विषय पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। और मैं थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम और मैं सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे यहाँ पे इस टॉपिक को एड्रेस करने का मौका दिया। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं मीनाक्षी मैम, डॉक्टर अनीता नागर और रिमी वाघेला जी एंड टू ऑल द women listening to me, I would like to विश यू अ वेरी हैप्पी विमेंस डे इन एडवांस। और विमेंस डे की पूर्व संध्या पे ये टॉपिक एड्रेस करना हमें बहुत ज़रूरी लगता है। मैरिटल रेप की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मैरिटल रेप या स्पाउजल रेप जिसे कहा जाता है इज़ रेप बाय अ हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ। तो पति के द्वारा पत्नी के ऊपर किया गया रेप या बलात्कार मैरिटल रेप कहा जाता है। अब बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज इसे रिकग्नाइज करती है और क्रिमिनलाइज करती है। इंडिया में मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं है। और जब इसकी बात होती है तो बहुत लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट कि पति के द्वारा पत्नी पे रेप किया जा सकता है या मैरिज के अंदर रेप एग्जिस्ट कर सकता है बहुत ही पेचीदा या अनएक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट होता है। और ये सिर्फ आम नागरिकों की बात नहीं है, कोर्ट्स ने भी इसे मानने से कई बार इनकार किया है कि रेप मैरिज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इससे पहले कि हम लॉ पे डिस्कशन शुरू करें, एक फ्रांस में इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली सितंबर 2024 में, जिजेल पेलिकोट केस के नाम से ये जाना जाता है। और ये केस प्रूव करता है कि मैरिटल रेप एग्जिस्ट्स एंड इट एग्जिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो केस के फैक्ट्स हैं वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाले हैं, बहुत घिनौने हैं। मिसेस जिजेल पेलिकोट एक 60 साल की महिला हैं और उन्होंने ये केस किया था उनके हस्बैंड और 50 और लोगों के अगेंस्ट। एलिगेशंस ये थे कि ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में मल्टीपल ओकेजन्स पे मिसेस पेलिकोट को उनके हस्बैंड डोमिनिक पेलिकोट ने ड्रग किया और रेप किया। इतना ही नहीं, उन 10 सालों के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस पे डोमिनिक पेलिकोट ने स्ट्रेंजर्स या उनके दोस्तों को अपने घर में ही नहीं अपने बेडरूम में इनवाइट किया और जिजेल पेलिकोट वाज रेप्ड बाय दोज 50 men। इन द एलिगेशंस वर लेवल्ड इन दिसंबर 2024 में फ्रांस की कोर्ट ने उन 50 लोगों को और 51वें मिस्टर डोमिनिक पेलिकोट को गिल्टी होल्ड किया, कन्विक्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ लोगों को 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द केस सजा दी। मिस्टर पेलिकोट को 20 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। और ये पूरा जो ट्रायल था इसकी प्रिवेसी वेव की थी मिसेस पेलिकोट ने और इसे पब्लिकली टेलीकास्ट किया गया था। तो ये इस इंसिडेंट के बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये ट्रायल जो हुआ था पब्लिकली टेलीकास्ट हुआ था। और जब मिसेस पेलिकोट को इसके बारे में पूछा गया तो मिसेस पेलिकोट ने कहा
कि इट इज़ टाइम दैट शेम चेंजेस साइड एंड शेम मस्ट चेंज साइड्स। उनका कहना ये था कि शर्म जो है उसे इस तरफ से, विक्टिम की तरफ से उठ के परपेट्रेटर या ऑफेंडर की तरफ जाना होगा। इट इज़ नॉट आई हु शुड बी शेम्ड, इट इज़ द परपेट्रेटर्स हु शुड बी शेम्ड। तो डोमिनिक पेलिकोट को शर्म आनी चाहिए, जिजेल पेलिकोट को नहीं। तो और जब उनसे ये पूछा गया कि आपका क्या प्रतिभाव है, उन्होंने पहले तो रेपिस्ट्स के बारे में एक बात कही जो कि सच है कि अ रेपिस्ट इज़ नॉट समवन हु इज़ अ स्ट्रेंजर, अ रेपिस्ट कैन बी समवन हु इज़ इन फैमिली एज वेल, अ रेपिस्ट कैन ऑल्सो बी योर हस्बैंड, जो कि जिजेल पेलिकोट केस में फैक्ट्स थे। डोमिनिक पेलिकोट वॉज द मेन रेपिस्ट एंड देन द अदर 50 मैन ओवर द कोर्स ऑफ दोज 10 years। तो एक तो ये बात कि रेप कैन एग्जिस्ट विद इन फैमिली, और ये हम सब जानते हैं, वी हैव सीन केसेस जहाँ पे young women have been raped by older men in the family, uncles, brothers, cousins. This has happened. But this goes one step further. Rape can exist within marriage as well. Husbands can rape wives. ये जिजेल पेलिकोट के साथ हुआ, ये इंडिया में भी होता है, बट देर कैन नॉट बी अ जिजेल पेलिकोट इन इंडिया। इंडिया में एक जिजेल पेलिकोट पैदा हो नहीं सकती, इसलिए नहीं कि इंडिया में मैरिटल रेप्स नहीं होते, बट बिकॉज द लॉ इन इंडिया डज नॉट रिकग्नाइज द एट्रोसिटी इन क्वेश्चन। देर कैन नॉट बी अ जिजेल पेलिकोट क्योंकि इंडियन कोर्ट्स नहीं मानती है या इंडियन लॉ नहीं मानता है कि मैरिटल रेप एग्जिस्ट कर सकता है। और जिजेल पेलिकोट जैसे और भी कई इंस्टेंसेस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वहाँ पे क्रिमिनलाइज्ड है, इसलिए ये इंस्टेंसेस सामने आते हैं। इंडिया में क्रिमिनलाइज्ड नहीं है तो ये इंस्टेंसेस सामने नहीं आते हैं, या जब सामने आते हैं तो कोर्ट्स इन्हें ब्रश ऑफ कर देती है। जो डोमिनिक पेलिकोट के साथ हुआ या वो इंडिया में नहीं होगा। और इसके लिए मैं एड्रेस करूँगा, करुणा नंदी ने एक आर्ग्यूमेंट रेज की थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी एक केस चल रहा है विच इज़ चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्सेप्शन, कि जो एक्सेप्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है और कोर्ट शुड स्ट्राइक इट डाउन। तो इसका एक दिन हियरिंग चली, फिर जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, नई बेंच बनेगी, तो अब आगे हियरिंग बाद में होगी। बट फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग करुणा नंदी, जो कि हु इज़ द लीडिंग एडवोकेट चैलेंजिंग दिस प्रोविजन, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने रेज की थी जो रिवील करती है एब्सर्डिटी जो है, जो मूर्खता है इस प्रोविजन में। उसके लिए सेक्शन 375 देखना होगा पहले ऑफ इंडियन पीनल कोड, अब वो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 है। उसमें रेप की एक डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में एक एलिमेंट ये है कि इफ़ अ मैन अप्लाइज हिज माउथ और हिज फिंगर्स और हिज प्राइवेट पार्ट्स टू द माउथ प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ वुमन और मेक्स एनी अदर मैन डू इट, इट इज़ कंसिडर्ड रेप। तो अगर कोई खुद करता है तो रेप है, किसी और से करवाता है ये तो भी ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ रेपिस्ट। एंड therefore it is not necessary कि अगर गैंग रेप हो रहा है तो all the members have raped। If one member has said and asked some other person to do the rape, he is also equally a rapist। ये प्रोविज़न है अंडर 375। अब इसके एक्सेप्शंस दो हैं। पहला एक्सेप्शन है कि मेडिकल प्रोसीजर ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसिडर्ड अ रेप दैट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, दैट्स नॉट द एक्सेप्शन वी आर कंसर्न्ड विद। दूसरा एक्सेप्शन है दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई to any act committed by a man upon his own wife provided wife is above 18 years of age। अगर वाइफ माइनर है तो अप्लाई होगा, प्रोवाइडेड वाइफ इज अबव 18 years of age, इसमें से कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो अब ये जो प्रोविज़न है और ये जो एक्सेप्शन है, इसे हम देखते हैं कि अगर जिजेल पेलिकोट केस जो फ्रांस में हुआ इंडिया में हुआ होता तो क्या होता और क्या आउटकम आता। इसका आउटकम ये आता कि डोमिनिक पेलिकोट, जो कि मेन रेपिस्ट थे, जिन्होंने बाकी मैन को इन्वाइट किया in the bedroom and asked them to rape his wife, he would have been acquitted scot free because this provision cast such a wide net कि इसमें ये कवर हो जाते। कोर्ट इतना ही देखती कि डोमिनिक पेलिकोट जिजेल पेलिकोट के हस्बैंड है, एक्सेप्शन 2 कि हस्बैंड कैन नॉट रेप हिज ओन वाइफ एंड देयरफॉर नन ऑफ दिस अप्लाइज। एक्सेप्शन 2 अप्लाइज इन दिस केस। डोमिनिक पेलिकोट को जेल नहीं होती, बाकी 50 लोगों को जेल होती जो कि स्ट्रेंजर्स थे। उनका क्राइम कोई कम घिनौना नहीं था, बट डोमिनिक पेलिकोट जो कि मास्टर माइंड थे और जिन्होंने ये पूरा एग्जीक्यूट किया क्राइम फॉर वट एवर रीज़न, वो बच जाते अगर ये केस इंडिया में हुआ होता। दिस इज़ द एब्सर्डिटी इनहेरेंट इन दिस लॉ, दिस इज़ वाई दिस लॉ मस्ट गो। ये आर्ग्यूमेंट
करुणानंदी ने तब रेस की थी कि देखिए ये गैंग रेप को भी कवर करेगा। इस आर्ग्यूमेंट को मैं जिज़ेल पेलिकोट वाले केस में अप्लाई करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ इंडिया में होता है तो हस्बैंड हु हैज़ मेड अदर मैन रेप हिज वाइफ will not be considered a rapist, all the other men will go to jail, the husband will not. This is the absurdity inherent. और जब मैरिटल रेप के बारे में जिज़ेल पेलिकोट को पूछा गया तो उन्होंने कहा it is a betrayal of everything she has known, it is a betrayal of her trust in her husband, it is a betrayal of her marriage, it is a betrayal of everything. तो ये एक विश्वासघात है। जो लोग मैरिटल रेप को रिकग्नाइज नहीं करते हैं या आप बोलते हैं कि रेप कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन मैरिज, जिज़ेल पेलिकोट का स्टेटमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप एग्जिस्ट्स विद इन मैरिज और ये इट इज़ ए बिट्रेयल, एक विश्वासघात है हर चीज़ का, मैरिज का, ट्रस्ट का, जो विमेन पुट इन देयर पार्टनर्स। और जिज़ेल पेलिकोट हैज़ 3 children. उन चिल्ड्रन, those children also have grandchildren, so Giselle Pelicot has grandchildren also. Her children were also shocked. Her daughter came out in public and said, I refuse to recognize Dominique Pelicot as my father. This is the effect marital rape has on marriages, on children, on families. And this is an atrocity जो हम इंडिया में और कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में इसे रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था। जो कॉलोनियल लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, अब वो जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने ये लॉ बनाए उन्होंने अपने यहाँ तो लॉज बदल दिए, हम कॉलोनीज़ अभी भी उन सेम लॉज को फॉलो करती हैं। और ये आता है एक कॉलोनियल प्रिंसिपल से जिसे हेल्स प्रिंसिपल कहा जाता है। एक केस हुआ था जिसमें 16th सेंचुरी में जस्टिस हेल ने ये बोला था पहली बार कि अ मैन कैन नॉट रेप हिज ओन वाइफ, और तब से ये प्रिंसिपल चला आ रहा है। उसे फिर कोडिफाई कर दिया गया और आज भी इंडियन लॉ में ये प्रिंसिपल कोडिफाइड है एंड इट प्रोटेक्ट्स मैन फ्रॉम एनी एक्यूजेशन ऑफ रेप बीइंग लेवल्ड अगेंस्ट देम। जब ये प्रोविज़न चैलेंज हुआ था 2022 में पहली बार बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट, तो एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था। 2 जजेस की बेंच थी। एक ने कहा, जस्टिस राजीव शक्तर ने कहा कि दिस प्रोविज़न मस्ट गो, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो दूसरे जज थे जस्टिस हरिशंकर, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस प्रोविज़न नीड्स टू स्टे। मैं इन दोनों जजेस के अप्रोचेस को कंपेयर करूंगा और हम ये डिस्कस करेंगे कि मैरिटल रेप के जाने या उसे रिटेन करने के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जस्टिस शक्दर की जो आर्ग्यूमेंट थी, जिन्होंने कहा था मैरिटल रेप इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनकी आर्ग्यूमेंट was based on the constitutional provisions. Number 1, it denies right to equality to women. दूसरा, it denies them their freedom of speech and expression also, because they have that freedom. They have the freedom to not consent. And तीसरा, कि it also violates the right to life and personal liberty under Article 21 and the right to dignity inherent in Article. Because if they are not allowed to say this and they are not allowed to say no, they have effectively no dignity in the marriage. That said, Justice Shakdar also said कि retaining this provision amounts to saying कि women are property of their husband because and once they enter into a marriage, जैसे ही उन्होंने marriage के लिए agree किया and she entered into the marriage, she gave up all her sexual agency and any right to say no. मेरा ये कहना है कि this amounts to granting a tacit or implicit right to rape to the husband once a marriage is entered into. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंगली इसमें जो दूसरा ओपिनियन है जस्टिस हरिशंकर का, उन्होंने ये शब्द नहीं कहे बट वो इस एक्सटेंट तक चले गए थे। उन्होंने कहा था कि दिस एक्सेप्शन इज़ वैलिड, क्योंकि उन्होंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया। और जो बहुत लोग जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन को सपोर्ट करते हैं वो ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं कि देखिए, एक जो मैरिड वुमन है हु इज़ रेप्ड बाय हर ओन हस्बैंड, someone she knows, उसका experience cannot be put at the same level with a woman who is raped by a stranger, and therefore marital rape exception is valid because there is difference between these two classes of women. Article 14 में ये है कि equality जो है वो equals को equally आप treat करें, unequals को unequally treat करें। तो अगर 2 classes of women हैं who are different, तो उनके लिए different laws हो सकते हैं। तो जस्टिस हरिशंकर और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये डिस्टिंक्शन मानते हैं कि a woman who is raped by someone she knows has a different experience than a woman who is raped by someone she does not know or a stranger. इसमें फनी पार्ट ये है कि डेटा ये स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज UN की एक रिपोर्ट आई थी विच सेज दैट इन
80% of cases the rapist is someone the woman already knows. So rapist is a stranger, is a myth. In most cases it's a friend, an acquaintance, sometimes family, sometimes even a husband, but you cannot accuse him and he will not be convicted. But ये डिस्टिंक्शन जो है वो काफ़ी आर्टिफिशियल है इसलिए भी. और जस्टिस शक्दर ने एक और बात बोली थी कि जस्टिस हरिशंकर ने एक और बात बोली थी कि मैरिटल रेप कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड ऑल्सो फॉर वन मोर रीज़न, कि अगर आपने इसे क्रिमिनलाइज कर दिया तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हमारा है और हमारे देश में है वो सर्वाइव नहीं करेगा. दिस exception is a necessary, it has to be retained necessarily in order to protect the sanctity of the marriage. और बहुत लोग ये आर्ग्यूमेंट रेज करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई बार लोकसभा में और उन जगहों पे ये आर्ग्यूमेंट्स या अपने रिस्पॉन्सेज में कही है. इसे मैं एक पॉइंट पे एड्रेस करूँगा. बट जस्टिस शंकर ने एक और चीज़ बोली थी कि अ हस्बैंड कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्सरसाइजिंग अ राइट ओवर हिज वाइफ. So he almost went to the extent of saying that there is a right to rape within marriage, or at least a right to non-consensual sexual excess. उनके जजमेंट में एक बड़ी पेचीदा सी बात ये भी थी कि जस्ट एज एवरी, उन्होंने कहा था मैरिटल रेप को इसलिए नहीं क्रिमिनलाइज करना चाहिए, एक बड़ी ही विचित्र एनालॉजी ड्रॉ की कि जस्ट एज एवरी किलिंग इज़ नॉट अ मर्डर, एवरी नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल इंटरकोर्स इज़ नॉट अ रेप. I have a question to ask to Justice Shankar. If non-consensual sexual intercourse is not rape, then what is rape? Right? वो मैरिज के बाहर हो, मैरिज के अंदर हो, non-consensual है तो रेप है. This exception must also go for this reason that Justice शक्दर जिन्होंने बोला था कि it is unconstitutional, उन्होंने जो reasons दिए थे, it violates Article 14 constitutional provisions. एक एनालॉजी वहाँ भी ड्रॉ की गई थी जो कि एक बहुत इम्प्रेसिव एनालॉजी नहीं है, काफ़ी पेट्रियार्कल भी है, बट एक काउंसिल ने ड्रॉ की थी उस एनालॉजी को. और फिर जस्टिस शक्दर ने अपने जजमेंट में लिखा था कि अ प्रोस्टिट्यूट और अ सेक्स वर्कर हैज़ द राइट टू से नो एंड हैज़ द राइट टू नॉट कंसेंट. दैट राइट अ मैरिड वुमन डज नॉट हैव. दिस ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू सेइंग कि द सिचुएशन ऑफ अ मैरिड वुमन इन दिस कंट्री इज़ प्रोबेबली वर्स दैन दैट ऑफ अ सेक्स वर्कर. राइट. और जितनी पेट्रियार्कल ये एनालॉजी है कहीं ना कहीं सच भी है. अब क्योंकि ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया, दो जजेस थे, दोनों का अलग अलग ओपिनियन था, तो अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि स्प्लिट वर्डिक्ट्स जब आते हैं तो उन्हें या तो एक तीसरे जज बैच के डिसाइड करते हैं या एक 3 जजेस बेंच, लार्जर बेंच डिसाइड करती है, तो सो दैट यू कैन अराइव एट अ कंक्लूजन दैट व्हाट विल हैपन टू द लॉ. इस केस में an appeal went to the Supreme Court and now a 3 judges bench is examining this matter. उसमें फर्स्ट डे ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया था जिसमें करुणा नंदी ने absurdity of the law दिखाई थी, ये दिखा के कि this will cover even husbands if they are engaged in a gang rape or if they commit a gang rape upon the wife, all the other people will be convicted, the husband will not be. और फिर उसके बाद वो केस आगे चल नहीं पाया, तो अभी भी वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में. इन द मीन वाइल जो करुणा नंदी ने और बाकी लोगों ने कहा था उसका एक एग्जाम्पल देता हुआ केस लास्ट 2-3 वीक पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से आया. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वाला जो केस है गोरखनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ एन इंस्टेंस ऑफ मैरिटल रेप. उसके फैक्ट्स ये हैं कि गोरखनाथ शर्मा एक ड्राइवर थे. एक दिन वो रात को घर आए और ड्रंक स्टेट में ही रेप्ड हिज ओन वाइफ and he committed unnatural sex upon her without her consent. The rape was so brutal कि उनकी वाइफ को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और कुछ दिनों बाद उनकी वाइफ शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द इंजरीज. और उन्होंने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में, मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्हें यह बताया कि my husband committed this atrocity upon me and this is why I am in this situation, and then thereafter she died. So the police filed a case under section 375 rape and section 377 unnatural sex, and the trial court also convicted the man of rape. फिर गोरखनाथ शर्मा ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और वहाँ ये आर्ग्यू किया कि देखिए जो
एक्सेप्शन है वो मुझ पे अप्लाई होता है. आई एम द हस्बैंड ऑफ दिस वुमन एंड देयरफॉर दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू मी. Therefore, I am not a rapist. I cannot be convicted under this section, and therefore, you quash this case against me. High Court of Chhattisgarh held that Gorakhnath Sharma's argument is right. Exception 2 applies because law cast such a wide net. High Court के पास कोई option था भी नहीं, to be fair. Law बोलता है if it is a husband who is accused of raping his wife, the provision does not apply and therefore he is acquitted because 375 का जो provision है वो उन पे apply ही नहीं होता है. हाई कोर्ट ने एक बड़ी सेक्शन 377 criminalizes unnatural sex or sex against order of the nature which is any sex which is not penal vaginal sex. Therefore कोर्ट ने एक चीज़ बड़ी पेचीदा ये की कि जो एक्सेप्शन 2 है जो कि 375 प्रोविजन ऑफ रेप का एक्सेप्शन है उसे 377 पर भी एक्सटेंड कर दिया. 377 का जो ऑफेंस है अननेचुरल सेक्स का इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ 375. पर कोर्ट ने बड़े ही पेचीदा लॉजिक से ये किया कि बिकॉज 375 वाला ऑफेंस हस्बैंड कैन नॉट रेप हिज वाइफ इन अ कन्वेंशनल मैनर, ही ऑल्सो कैन नॉट रेप हिज वाइफ अंडर 377 और उन्हें 377 का चार्जेस जो कि 3 साल की सज़ा जिसमें प्रोविज़न है उससे भी एक्विट कर दिया. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिस्टर गोरखनाथ वॉज एक्विटेड स्कॉट फ्री. ही लेफ्ट अ फ्री मैन दैट डे. ही डिड नॉट फेस अ सिंगल डे इन जेल. अ वुमन डाइड बिकॉज ऑफ हिज एट्रोसिटी. राइट. द हाई कोर्ट, बिकॉज द लॉ इज सच, एंड दिस इज अनदर एब्सर्डिटी ऑफ दिस लॉ. एक औरत जिसने अपनी जान गंवा दी है बिकॉज ऑफ द rape caused by the husband upon her, right, does not get justice because the law says husband cannot rape his wife. Husband goes scot free, no charge whatsoever. हाँ, पुलिस उन पर मर्डर का या कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगा सकती थी, बट वो चार्ज पुलिस ने लगाया नहीं. हर्ट का चार्ज लगा सकती, वो उन्होंने लगाया नहीं. वो पुलिस की लापरवाही थी. बट जो चार्जेस लगे थे रेप और अननेचुरल सेक्स के, उसमें से ये अक्विट हो गए. स्कॉट फ्री ही लेफ्ट, एंड नाउ टुडे गोरखनाथ शर्मा इज अ फ्री मैन. This exemplifies again the absurdity that is inherent in this law, right? और जो law में even after a woman's death आप उनके rapist को convict नहीं करते हैं just because the rapist is a husband. This is a very unfortunate example. So Giselle Pellicotte, another example. गोरखनाथ शर्मा अनदर एग्जाम्पल. और इसीलिए मैंने कहा था देयर कैन नॉट बी अ जिसेल पेलिकोट इन इंडिया. इंडिया में जिसेल पेलिकोट हो ही नहीं सकती. इसलिए नहीं कि इंडिया में मैरिटल रेप्स नहीं होते हैं. गोरखनाथ शर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैरिटल रेप, बट बिकॉज द लॉ डज नॉट रिकग्नाइज दैट देयर कैन बी अ मैरिटल रेप इन दिस कंट्री, एंड देयरफॉर इंडिया में सिर्फ मिसेस गोरखनाथ हो सकती है, जिसेल पेलिकोट नहीं. जिसेल पेलिकोट गॉट जस्टिस. मिसेस गोरखनाथ वॉज इरेज्ड, हर एक्सपीरियंस वॉज इरेज्ड, her lived reality was erased by the law, and जो law अब तक जैसे रहा है it has continued to erase lived realities of women of sexual violence. एक रिपोर्ट है नेशनल फैमिली वेलफेयर सर्वे की जो कहती है कि 1/3 of women, married women in India say or report experiencing sexual violence or sexual abuse within their marriage. Right. The law as it stands today erases the experience of these 1/3 women. इनकी atrocities, इनके experiences को जो law अभी हमारे पास है वो recognize ही नहीं करता. This is what has been challenged before the Supreme Court. अब Supreme Court में जब ये challenge हुआ तो arguments हुई back and forth. Union of India को कहा गया कि आप affidavit फाइल करें, आप बताएं Union of India की क्या पोजीशन है, क्या आप चाहते हैं कि ये लॉ हम रिटेन करें, ये लॉ हम रिटेन ना करें. पार्लियामेंट में यूनियन ये जवाब पहले ही दे चुका है कि हम ये लॉ रिटेन करेंगे. मैरिटल रेप एक्सेप्शन विल कंटिन्यू टू अप्लाई. 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2014 में एक बहुत पेचीदा जवाब तब भी दिया गया था कि हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज क्रिमिनलाइज करती है बट इंडिया में ये लॉ क्रिमिनलाइज, इंडिया में हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की जो सोशल रियलिटीज़ हैं वो बहुत अलग हैं. इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है. मुझे ये नहीं पता
कि इंडिया की सोशल रियलिटीज़ कैसे अलग हैं। जिजेल पेलिकोट फ्रांस में है, मिसेस गोरखनाथ इंडिया में है, मैरिटल रेप फ्रांस में था, इंडिया में भी है। इंडिया का लिटरेसी रेट अगर कम है तो इससे क्या अगर गवर्नमेंट ये कहना चाहती है तो बहुत ही एब्सर्ड बात कह रही है कि फॉर अ वुमन टू नो कि मेरे ऊपर बलात्कार हुआ है या मेरे साथ अन्याय हुआ है, शी हैज़ टू बी लिटरेट। दिस इज़ एज एब्सर्ड एज इट गेट्स। और ये 2014 में था, 2024 में भी गवर्नमेंट का पोजीशन सेम है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें 4-5 आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने की। पहली तो ये कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना भी है तो ये गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कर सकती है, कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट लॉ नहीं बनाता है, कोर्ट सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करता है। बड़ी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट ली। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये किया कि मैरिटल वो जो हमेशा से चलता आ रहा है, मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, राइट। इसको मैं थोड़ी देर में एड्रेस करूँगा। एक तीसरा आर्ग्यूमेंट ये किया जो जस्टिस हरिशंकर ने किया था, पर ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करके किया, कि मैरिज के अंदर अ हस्बैंड, मैरिटल रेप कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज बिकॉज अ हस्बैंड हैज़ एन एक्सपेक्टेशन, और ये गवर्नमेंट के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूइंग सेक्शुअल एक्सेस टू हिज वाइफ विथ और विदाउट हर कंसेंट। ये पार्ट नहीं लिखा था बट इफेक्टिवली ये पार्ट इम्प्लाइड था। तो ये नई आर्ग्यूमेंट लेके आ गए हैं कि देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूइंग सेक्शुअल एक्सेस। शायद गवर्नमेंट वहाँ कहीं लिखना भूल गई कि कंसेंशुअल सेक्शुअल एक्सेस, आई एम सॉरी। लास्ट आर्ग्यूमेंट ये रेज की गवर्नमेंट ने कि मैरिटल रेप जो है सेम रेगुलर फैमिली आर्ग्यूमेंट, और फिर वो वाली जस्टिस हरिशंकर ने जो पहले डिस्टिंक्शन क्रिएट किया था उनके जजमेंट में, दैट द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन हु इज रेप्ड बाय हर हस्बैंड इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन हु इज रेप्ड बाय अ स्ट्रेंजर। ये गवर्नमेंट ने बोला कि आर्टिकल 14 में ये टेस्ट रिक्वायर होता है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ वुमेन के लिए डिफरेंट लॉ हो सकता है। तो उन्होंने जो तब जस्टिस हरिशंकर ने बोला था वो आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट कर ली और बोला कि बिकॉज द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन हु इज रेप्ड बाय अ स्ट्रेंजर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन रेप्ड बाय हर हस्बैंड, ये क्लासिफिकेशन वैलिड है और आर्टिकल 14 के हिसाब से सही है। ये हमने तब भी देख लिया था कि इस आर्ग्यूमेंट में कोई फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि अ रेपिस्ट इन मोस्ट केसेस इज नेवर अ स्ट्रेंजर। एक और आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ने रेज की जो थोड़ी नई आर्ग्यूमेंट थी, ये आर्ग्यूमेंट आज से पहले नहीं आई है, कि even if a woman is raped and faces sexual violence within marriage, there are she can address it under 498A cruelty within marriage और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है विच रिकग्नाइजेज डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो रिकग्नाइजेज एनी सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़। लेकिन इसका एक काउंटर जो मैं इस लेवल पे दे सकता हूँ वो ये है कि उसमें जो पनिशमेंट है वो बहुत कम है। It is not comparable to punishment for a rape, and a rape is a rape. Just because rape marriage के institution के अंदर हुआ है does not mean it is any less grave than if it had been done outside the institution of marriage, right? और ये आर्ग्यूमेंट भी मेरे पल्ले नहीं पड़ता है कि अगर किसी स्ट्रेंजर ने रेप किया है तो आपका जो ऑफेंस है वो ज़्यादा ग्रेव हो जाता है, क्योंकि मिसेस पेलिकोट ने जैसे बोला कि प्रोबेबली the experience of a woman who is raped by her husband is much worse in that sense, क्योंकि it is a betrayal of everything, right? इसमें एक विश्वासघात है उस विश्वास का जो आपने रखा था, और it is a betrayal of the entire institution of marriage and everything. तो probably it's a much graver crime. तो शायद मैरिटल रेप की पनिशमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। और लॉ जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में जो जस्टिस शक्दर थे जिन्होंने बोला था इट शुड गो मैरिटल रेप एज एन एक्सेप्शन शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने ये बोला था क्योंकि जो लॉ अभी है इट हैज़ द इफेक्ट, एंड इफ़ वी रिटेन दिस वी विल बी इफेक्टिवली सेइंग कि एक मैरिड वुमन अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। और ये इससे भी एस्टैब्लिश होता है दैट इफ़ अ हस्बैंड अगेन कमिट्स अ गैंग रेप अपॉन द वाइफ, ऑल द अदर मैन आर प्रोसिक्यूटेड and convicted, husband is not, क्योंकि it amounts to saying she is the property of her husband। ये law में एक subconscious recognition है of women as property of the husband। This is again exemplified by another provision जो बोलता है if a husband and wife are separated
and in that case the husband commits a rape upon the wife, in that case it is a rape. But जो punishment prescribed है वो कम है, 3 साल. In any other case it is either 10 years of imprisonment or life imprisonment depending upon the gravity and discretion of the court. But अगर आप if you are separated from your wife, she is as good as a stranger, right? She is not giving a consent. Even then if you rape her, you get punishment for 3 years. क्योंकि शायद law somewhere thinks and the legislators somewhere think कि एक बार आपकी शादी हो गई, so you have some sort of a property right over the woman, and even if you are separated, that property right is not fully taken away. So effectively my argument is that the law is, as it stands today, treats women or has the effect of treating women as property of their husband, and this is still pending before the Supreme Court. The arguments are still going on in this case, will go on if, when the court chooses to hear it आगे. और गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा क्लियर है, पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स बड़ी क्लियर है. अब लेट मी कम टू दैट सैंक्टिटी ऑफ मैरिज आर्ग्यूमेंट जो रेज की जाती है कि criminalizing marital rape will result into destroying sanctity of the marriage, और शादी के इंस्टीट्यूशन की जो पवित्रता है उसे किसी तरह से ये खंडित करेगी. To this argument I have only one response, and it is this: there is no sanctity in sexual violence, right? Sexual violence में कोई पवित्रता नहीं होती है. और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ सालों पहले मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन नेपाल के लॉ में था उसे स्ट्राइक डाउन किया और क्रिमिनलाइज किया. तो वी हैव केसेस ऑल्सो वेयर कोर्ट्स हैव क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप. तो उन्होंने ये बोला, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को ये बोल के टैकल किया कि criminalizing marital rape would not result into taking away the sanctity of the institution of marriage. In fact, it will result into purifying the institution even more, because there will not be any sexual violence within the institution. और उनका कहना ये है effectively कि इससे शादी की पवित्रता खंडित नहीं होती है, शादी और पवित्र होती है, क्योंकि शादी में सेक्सुअल वायलेंस या प्रॉपर्टी राइट्स एक्सरसाइज करने का कोई स्कोप नहीं बचता है. And then it becomes an actual marriage and a connection of two individuals, and not a mere exercise of a private property right by one individual over another one. तो the law as it stands today, जैसा कि हमने देखा, is as absurd as it gets, right? It is high time that the Supreme Court recognizes its responsibilities, sees कि law कैसे injustice करता है to women like Mrs. Gorakhnath, who was killed and who did not get justice. How the law creates absurd situations like Gorakhnath case हो, या फिर अगर जिसेल पेलिकोट केस इंडिया में हुआ होता, and if there is a gang rape committed by husband upon wife, he goes scot free. And it is time that the court sees and recognizes that women are not property of their husbands. और ये recognition court ने already grant कर दिया है in a previous case called Joseph Shine versus Union of India. 2018 में एक constitution bench, a 5 judges bench of the Supreme Court case, struck down section 498 of Indian Penal Code जो adultery को criminalize करता था. section ये था कि if a husband, if a married woman commits adultery, so extramarital affair with another man, this woman's husband can file a case against that man, right? तो adultery जो थी, extramarital affair was criminalized, पर case कौन file कर सकता था? Husband of the woman who has committed adultery against, not the woman, husband against the man that she has committed that adultery with. This man who has committed adultery, उसकी wife file नहीं कर सकती थी against her husband or this woman, nor could anyone else file. सिर्फ a man whose wife has committed adultery upon him with some other man could file a case against this other man, not even on the wife. It effectively amounts again to saying, because it is his property, the wife is his property, he can file a case against this man for violating his property rights. Court recognized that such a provision has no place in a constitutional republic. It amounts to treating women as chattel or property of their husband. Therefore, it must go. They struck down the provision. So, ये जो
recognition है that women are no longer the property of their husbands is already accepted by the Supreme Court. कोर्ट को बस इसे extend करना है in this one more instance and say that because women are not property of their husband, they have the right to say no, they have the right to sexual agency within marriage, right? Entering into marriage does not mean giving up their sexual agency, and it does not mean that the man is granted a right to rape his own wife. And to the union government, there is no continuing expectation of sexual excess, there is a continuing expectation of consensual sexual excess on the part of men. और मेरा ये मानना है कि बिकॉज ये jurisprudence already that women are not a property of the husband, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, कोर्ट शायद इस एक्सेप्शन को स्ट्राइक डाउन कर देगा, कीपिंग इन लाइन विद द जजमेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव कंट्रीज एंड इवन countries like Nepal and some third world countries which have struck down this exception. And I will only like to conclude with this hope that the court strikes down the marital rape exception, says that husbands can rape their wife, do rape their wives, and it is time we recognize this atrocity. We recognize the many Giselle Pellicots and the many Mrs. Gorakhnaths of India, and do not erase their identity, do not erase their lived experience, do not erase their truth. And as Giselle Pellicot would say, it is probably time that shame changes side. That is all I had to say. I hope I've been able to There is one thing. bring to the notice. In this case that we discussed, the law has touched the social aspect and the consequences of marital rape. Has ever the law touched the psychosomatic part of rape, like sadism, passion, instigation? Because the sadism is something that it's difficult to define at what level sadism is not allowed, or to what extent sadism is allowed. Because when you hurt your wife, it is normal, common, and because their passion comes and the psychosomatic part comes. Has court ever defined, or the law defined, that sadism is allowed to a certain extent or not allowed at all? So the law deals with it this way, sir. Whatever happens in your bedroom is private, so long as that sadism is consensual on part of both the parties, right? No person will go and no consent is asked at that particular time when passion is at the height of it. And if a woman later on just claims that no, I was assaulted upon, then what will you do? You have to, You sir. cannot means every time in marriage you cannot go on honeymoon and just both of them they give consent in writing that we allow this thing. It is something that happens natural. There is a physiological aspect to the sexual behavior. So yes, because nowadays you know that certain political parties have own name. They say that women should not wear skirts or short skirts because it causes arousal. Now I don't know to what extent even this argument that they should wear this and that and not certain things, because again that it has magnetic type of effect that it causes arousal. And there are very likelihood that a woman later on complains of rape. Correct. Let me address that in two parts. Number one, the possibility of a woman later on complaining about a rape after consenting to it exists even within relationships that are not yet marriages, that are not institutionalized. So even in live-in relationship that possibility can exist, and therefore there is no reason for us to assume that a woman who's married, right, is more likely to do this than a woman who's consenting at that point, right, who's not married to the man, is likely to do it. The likelihood of them doing it is more or less the same, right? So just the institution of marriage should not prejudice us into thinking that the woman is more likely to later claim. It can happen, and therefore marital rape exception is unnecessary for that reason also. It can happen outside marriage. So long as sadism is concerned,
कोर्ट हैज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डेल्ट विथ इट, बट जो लॉ अभी है और जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इट सेज लुक योर bedroom and your private life is yours, so sadism, so long as it's consented to by both parties, is okay, right? But consent is not just this, that oh I have consented and henceforth nothing. Consent is also a continuing consent. So at a point you can stop and say that okay, enough, no, not anymore. So that is a revocation of consent. Court recognizes that there can be a revocation of consent, right? आप consent एक बार देने के बाद later you can withdraw consent, and when that withdrawal happens, the act must stop because there is no consent anymore, right? So sadism, so long as consensual, courts will have no problem, right? Society में courts will have no problem. So long as that consent is revoked or not given in the first place, it amounts to assault, it amounts to rape. Exception है इसलिए marriage के अंदर नहीं, but if the exception is removed, then also it amounts to rape. And therefore if the woman files a complaint, and provided अब complaint file करके भी सज़ा तो मिल नहीं जाती है, it has to be proved that consent was revoked, right? And in fact the possibility of this being misused is much less because the burden on the woman to prove that I revoked the consent is much higher, right? And therefore so long as consensual, courts will have no problem. If consent is revoked, not given in the first place, and any hurt or assault is caused, then and if a FIR is filed, then accordingly the court will deal with it. And actually recently I